गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 8 स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, जिसे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो हमारे देश में पंचायती राज की 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है। 73वें के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और 74वें के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत किया गया है। तो हमारे देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्थापित किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जैसा आपको पता है, ग्रामीण स्थानीय निकाय की इकाइयाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था है वो देश में स्थापित की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय भी हैं। जैसे जो छोटे शहर है वहाँ पर, शहरों में भी या जो कस्बे वहाँ पर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर नगर पालिका, जो लघु कस्बे हैं या नगर हैं वहाँ पर नगर परिषद, और जो बड़े नगर है वहाँ पर नगर निगम का गठन किया गया है। तो स्थानीय शासन निकायों का महत्व क्या है? संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? स्थानीय निकायों को, इकाइयों को कौन कौन से काम है वो सौंपे गए हैं, कौन कौन से उत्तरदायित्व उन्हें दिए गए हैं। तो हम इस अध्याय में इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो गांव और जिला स्तर पे शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, और गांव और जो जिला का शासन होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन आम जनता के सबसे नज़दीक होता है। आम जनता है जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें, उनकी सफाई, आम जनता की समस्याएं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो स्थानीय शासन से जुड़ी होती है। इसलिए व्यक्ति का जो टच है वो एमएलए और एमपी के चुनाव में नहीं होता, बल्कि स्थानीय निकायों के चुनाव में वो ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेता है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में उसकी पहुंच होती है। वो है अपने प्रतिनिधियों से, वार्ड मेंबर से, सरपंच से, पार्षद से, मेयर से वो अपनी बात जाकर कह सकता है, और उसको उन समस्या का निराकरण करना पड़ता है। जो रोज़मर्रा की जो जरूरतें हैं, भोजन, पानी, इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जो सुविधाएं हैं, स्थानीय शासन है उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो आम नागरिकों की समस्या है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो स्थानीय शासन के द्वारा महत्वपूर्ण है। स्थानीय शासन का फ़ायदा क्या होता है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है, लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, लोग हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। जितना जनता की भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से है। जीवन मजबूत और स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो गीता राठौड़ की कहानी से हमने देखा था कि लोकतंत्र में भागीदारी घटने की घटनाओं में से एक है। वेंगवसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक जताने रखने के लिए अथक प्रयास किए, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक मिशन है। स्थानीय शासन में आम जनता, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। नागरिक अपने ज़रूरत, अपने विकास के आधार पर स्वयं फैसला लेते हैं। उनमें आम नागरिकों को, आम लोगों को शामिल किया जाता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उसके नुमाइंदे के हाथ में रहना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है।
जो काम स्थानीय स्तर पर हो तो स्थानीय प्रतिनिधि हो, स्थानीय नुमाइंदे हो, स्थानीय अधिकारी हो, स्थानीय कर्मचारी हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो, मेयर हो, अध्यक्ष हो, सरपंच हो, वो काम सही ढंग से कर सकती है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आम जनता, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी क्या है बेटा, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आम जनता प्रदेश के स्तर पर और केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा अपनी स्थानीय सरकार से परिचित होती है। मैंने आपको फिर कहा, लोकतंत्र में ये होता है कि जनता है वो अपने राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को इतना नहीं जानती, बल्कि अपनी स्थानीय सरकार को ज़्यादा जानती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि यह बात का सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। तो आम जनता का इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। जनता है वो अधिक सशक्त और मजबूत रहती है। तो इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के बराबर है। तो स्थानीय शासन को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उसमें लोकतांत्रिक भागीदारी हो, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, जनता सशक्त रूप से भाग ले, जनता की भागीदारी हो, प्रत्यक्ष हो। तो आम जनता का इस सवाल से ज़्यादा सरोकार है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। तो स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के समान है। जैसा मैंने आपको कहा, स्थानीय शासन को मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो, क्योंकि जनता अपने केंद्र और प्रांत की सरकार की बजाय अपनी जो स्थानीय सरकार, अपने प्रतिनिधि होते हैं, अपने पार्षद होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनके साथ वो टच में ज़्यादा रहते हैं, उनके साथ संपर्क में ज़्यादा रहती हैं। भारत में स्थानीय शासन का कैसे विकास हुआ? स्थानीय शासन भारत के लिए कोई आज की बात नहीं है। हमारे संविधान के इस बारे में कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने के लिए ग्राम समुदाय प्राचीन काल से ही सभा समिति का गठन था। जैसा कि अपने चोल काल के स्थानीय शासन में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा था ना बच्चों, तो 10वीं में हमने पढ़ा था ना कि मंडलम, नाडु, बलनाडु, कोट्यम, कुर्रम, ये स्थानीय शासन की इकाइयाँ थी। समय बीतने के साथ साथ गाँव में इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। पंचों की पंचायत होती है। समय बदलने के साथ साथ पंचायत की भूमिका, काम भी बदलते रहे। समय के साथ पंचायत की भूमिका, उनके कार्य भी बढ़ते रहे। तो अपना शासन चलाने के लिए ग्राम समुदाय प्राचीन काल में सभा के रूप में मौजूद था। समय के साथ साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया, पंचायत का रूप ग्रहण कर लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायत की भूमिका और काम भी बदलते रहे। उनकी भूमिका और कार्य है वो उसमें बदलाव आते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन की निर्वाचित निकाय, जो स्थानीय शासन की निर्वाचित निकाय है, वो सन 1882 के बाद अस्तित्व में आई थी। उस समय लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था, वायसराय जनरल था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में एक पहलकदमी की थी। तो लॉर्ड रिपन के प्रयासों से स्थानीय निकाय का गठन 1882 में आया था। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय निकायों को सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में पहलकदमी की थी, और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। जो स्थानीय निकाय होती थी उसको लोकल बोर्ड या मुकामी, लोकल बोर्ड या स्थानीय बोर्ड, उर्दू में उसे मुकामी बोर्ड कहते हैं। बहरहाल इस दिशा में प्रगति थी वो धीमी रही, प्रगति गति धीमी रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने का निर्माण हुआ। उसने सरकार से मांग की कि स्थानीय बोर्ड को ज़्यादा कारगर बनाया जाए, ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 के बदलने के बाद कई प्रांतों में पंचायतों के चुनाव हुए। सन 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद यह प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि केंद्रीकरण से शासन में दुर्बलता आती है, शासन में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति फैलती है। शासन को अधिनायकवादी होने से रोकने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का बुनियादी असूल है। शासन का विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण, जिसमें जो राज्य की सत्ता है वो स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंप दी जाती है, जिसमें स्थानीय शासन स्थानीय स्तर पर शासन है वो स्थापित किया जाता है। तो स्थानीय स्तर पर शासन है वो स्थापित किया जाता है। तो महात्मा गांधी का मानना था कि उन्होंने भी विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सशक्त बनाया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाए, विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाया जाए। विकास की इस पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो स्वतंत्रता समय के समय महात्मा गांधी ने भी जोर देकर कहा था कि स्थानीय इकाइयों, स्थानीय जो पंचायतें हैं उनको सशक्त बनाया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को सशक्त और मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का साधन है। विकास की इस पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा सशक्त और मजबूत होकर भाग ले सके। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही महात्मा गांधी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थानीय इकाई और स्थानीय निकायों को सशक्त और मजबूत करने पर जोर दिया, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने पर जोर दिया, सत्ता के विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण है उसे निरंकुशवादी प्रवृत्ति पनपती है। केंद्रीकरण सत्ता की निरंकुशता को बढ़ावा देता है, इसलिए सत्ता का शासन व्यवस्था का प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर बढ़ना आवश्यक है यदि हम सत्ता को निरंकुश होने से रोकना चाहते हैं। और ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें हैं वो लोकतंत्र का आदर्श रूप है। ग्राम की इस विकास की इस पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ताकि ये सफल हो। इस प्रकार पंचायत को सहभागी लोकतंत्र स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया था। तो पंचायतें, ग्राम पंचायत, इसे महात्मा गांधी ने जो ग्राम पंचायत है उसको वास्तविक शासन माना। तो ग्राम पंचायतों को सशक्त और मजबूत करने पर जोर दिया था। तो भागीदारी होनी चाहिए ताकि सफल हो। इस तरह पंचायतों को सहभागी लोकतंत्र स्थापित करने के साधन के रूप में देखा जाए तो दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथों में शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। गवर्नर जनरल था वो निरंकुश और अत्याचारी हो सकता था, इसलिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में ये बात शामिल थी कि हमारे नेता भी आज़ादी का अर्थ आज़ादी के बाद आश्वस्त हो जाएंगे और फैसला लेने के लिए कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। तो फैसला लेने में कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शासन शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीकरण है वो निरंकुशता को बढ़ावा देता है। केंद्रीय सत्ता केंद्रीकरण किसे कहते हैं? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? भाकर क्या होता है विकेंद्रीकरण? और विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण का अर्थ होता है सारी समस्त शक्तियों का एक हाथों में केंद्रित होना, एक समस्त शक्तियों का एक हाथों में केंद्रित हो जाना, समस्त शक्तियों का एक हाथों में रह जाना, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। दूसरी और विकेंद्रीकरण, जिसमें शक्तियों का, जिसमें ताकत का, जिसमें समस्त शक्तियों का स्थानीय सरकारों को सौंप देना, स्थानीय सरकारों को बांट देना। तो केंद्रीकरण हमेशा लोकतंत्र के लिए अहितकारी होता है। केंद्रीकरण है वो शासन की निरंकुशता को बढ़ावा देता है, केंद्रीय सत्ता है वो निरंकुशता की ओर बढ़ावा देती है। इसलिए शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसलिए कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रभावी साधन है। भारत में आज़ादी का मतलब यह होना चाहिए कि समूचे भारत की आज़ादी की शुरुआत सबसे निचले स्तर पर होनी चाहिए। हर गांव एक गणराज्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने मामलों को खुद निपटारा काबिल होना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने गांव गणराज्य की संज्ञा थी, गांव को गणराज्य की संज्ञा दी थी। इसका मतलब था कि गाँव को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने मामलों को खुद को निपटाना चाहिए, अपने मामलों को खुद को देखना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर और सशक्त गांव ही लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। तो प्रत्येक गांव को गणराज्य होना चाहिए, प्रत्येक गांव है वो गणराज्य हो, जिसका मतलब है कि हर गांव को आत्मनिर्भर, सशक्त, मजबूत रहना चाहिए, उसको खुद के अपने समस्याओं को निपटारा के काबिल होना चाहिए। अनगिनत गाँव से बने इस ढांचे की आगे की ओर फैलने से ऊपर चढ़ते क्रम के दायरे में प्रशासनिक इकाइयाँ गठित होगी। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसका शीर्ष आधार पर टिका है। इसी प्रकार शासन है वो एक पिरामिड की तरह है जिसका आधार है वो स्थानीय शासन है। ये महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत में आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय की आज़ादी,
प्रत्येक देशवासी की आज़ादी। आज़ादी का शुरुआत है वो सबसे निचले शासन से, जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायतों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। ये ग्राम पंचायत है वो इतनी सशक्त और मजबूत हो कि ग्रामीण मामलों को ग्राम स्तर पर निपटाया जाए। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे से आगे की ओर फैलते के ऊपर चढ़ते दायरे में होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसका शीर्ष आधार पर टिका होगा। तो भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे होनी चाहिए। इस तरह हर गांव गणराज्य होगा। इसका तात्पर्य है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों में खुद निपटने के काबिल होना चाहिए। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे को आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड होगा। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसका शीर्ष है वो आधार पर यानी ग्राम पंचायत पर टिका होगा। ग्राम पंचायत से ऊपर, ग्रामों से ऊपर है वो जिला परिषद, इससे ऊपर है वो, इसके ऊपर प्रांत होगा, प्रांत से ऊपर है वो केंद्र का शासन होगा। तो केंद्र, प्रांत, तहसील का शासन और इसके बाद में स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत। तो गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होगी गांव। ग्राम से बड़े ग्राम पंचायत, इससे बड़ी पंचायतों का समूह, पंचायतों से समूह से छोटा फिर स्थानीय शासन, स्थानीय शासन से जिला शासन, जिला शासन से केंद्रीय शासन। तो इस प्रकार महात्मा गांधी ने स्थानीय शासन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। स्थानीय शासन है वो वैसा शासन होगा जिसमें जनता की सीधे भागीदारी होगी। स्थानीय शासन एक पिरामिड की तरह होगा, पिरामिड की तरह संरचना होगी जिसमें केंद्रीय शासन से लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत तक उसमें शामिल होगा। ग्राम पंचायत है वो शासन की सबसे छोटी इकाई होगी। सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत अपने गांव, हर गांव एक गणराज्य होगा। हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटारे के काबिल होना ही पड़ेगा। तो जिस प्रकार अनगिनत गांव से बने इस ढांचे को आगे फैलते हुए उसका ऊपरी क्रम है वो यानी पिरामिड की तरह होगा। ये जो संरचना होगी वो पिरामिड की तरह होगी जिसमें पिरामिड से ऊपर से लेकर नीचे तक जो उसका आधार है वो स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत है। स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत है वो इसका आधार होगा। तो बेटा मैंने आपको समझाया है, इसको आपको लिखना है, याद करना है, या आपका होमवर्क है। धन्यवाद।